हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संघ की कार्यपालिका वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, हमारा भाग 5 चल रहा था जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पिलर संघ की कार्यपालिका कंप्लीट करा दिया है। इस वाले लेक्चर में हम दूसरा पिलर यानी संसद विधायिका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम पास आ गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और लेक्चर भी है। इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। मैंने आपको जब संघ की कार्यपालिका शुरू करी थी तो उसमें एक फ्लो चार्ट बनवाया था। जिस बच्चे ने नहीं बनाया है प्लीज़ उसे बनाना है। पूरे जब तक भाग 5 चलेगा आपका उसका यूज़ कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारा भाग 5 चल रहा था जिसमें मैंने आपको संघ की कार्यपालिका बताया था। ठीक है, भाग 5 जिसमें संघ सरकार का वर्णन है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। कौन? भाग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपने समझ लिया, संघ सरकार को अच्छे से समझ लिया। इसी के सेम पैटर्न पे राज्य सरकार काम करती है, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान से समझना है। भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ सरकार। मिलान करने के लिए आ जाता है एग्जाम में, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि शुरू में एक पेज बना लीजिए जिस पर आप भाग और उसके अंदर किसका वर्णन किया गया है इसको मैच करते चले। तो भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्णन है। ठीक है, भाग 5 का पहला अध्याय मैंने कंप्लीट करा दिया है। अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है किसका? यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, संघ की कार्यपालिका जिसको हमने अभी अभी कंप्लीट किया है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। कहां से कहां तक? पहले आपको ध्यान रखना है संघ सरकार का वर्णन किस आर्टिकल से दिया गया है? 52 से 151 तक। 52 से 151 तक कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्णन हमें संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, संघ सरकार का वर्णन कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से 151 तक। इस 52 से 151 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन कहां तक है? 52 से 78 तक। 52 से 78 तक आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? सबसे पहले राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका में पहले आते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फिर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद, फिर उसके बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। इन सबसे मिलकर बनती है संघ की कार्यपालिका जिसका वर्णन आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक किया गया है। ये मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। हमारा अध्याय पहला कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 2। ठीक, जिसमें किसका वर्णन है? संसद का यानी विधायिका का। संसद विधायिका। ठीक, संघ की विधायिका, संघीय विधायिका, यूनियन लेजिस्लेटिव, संघीय विधायिका, संघीय विधायिका, या आप इसको संसद भी बोल सकते हैं। संसद, पार्लियामेंट, संसद। ठीक, इसका वर्णन आर्टिकल 79 से 122 तक दिया गया है। आर्टिकल 79 से 122 तक दिया गया है संविधान में। आर्टिकल 79 से 122 तक संघीय विधायिका का यानी संसद का वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब शुरुआत होती है आर्टिकल 79 से। आर्टिकल 79 से, उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू या कॉन्सेप्ट इसका समझा दूं। ठीक है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में मैंने आपको बताया था भारत में कौन सी शासन प्रणाली को हमने अपनाया है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। कौन सी शासन व्यवस्था अपनाए हैं? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और हमने इसको कहाँ से लिया है? यूके से यानी ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। ब्रिटेन से लिया है।
ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि संसदीय शासन व्यवस्था का आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। उसमें कुछ गुण होते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था के जो गुण हैं या पहचान है, हम कहेंगे सबसे पहले 2 कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में 2 कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। यानी कि एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। भारत में दोनों होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रधानमंत्री और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं राष्ट्रपति। तो 2 कार्यपालिका, पहले नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। ये अध्यक्ष संसदीय शासन व्यवस्था की पहचान है, ठीक है। और दूसरा उत्तरदायी मंत्रिपरिषद। उत्तरदायी मंत्रिपरिषद, जब मैंने आपको मंत्रिपरिषद पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि हमारी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इससे हमें पता चलता है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ये दोनों ही गुण नहीं पाए जाते, इसीलिए वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। इतना समझ में आया। अब आपको यहाँ पर एक क्लियर कट चीज़ पता होनी चाहिए, हमने संसदीय शासन व्यवस्था यूके से अपनाई है, लेकिन हमारी संसदीय शासन व्यवस्था यूके से भिन्न है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था और यूके यानी ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। देखो क्या अंतर है कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, ठीक है। ब्रिटेन में यानी यूके में संसद, वहाँ की पार्लियामेंट सर्वोच्च है, यानी उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है, सर्वोच्च है। ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में कौन सर्वोच्च है? संविधान। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, यूके में संसद सर्वोच्च है। ये सबसे पहला अंतर है। और यहाँ पर भारत में संसद, हमारी संसद संप्रभु है, संसद संप्रभु है, संप्रभु है, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है, संप्रभु है। संप्रभु का मतलब मैं आपको बताऊं, संप्रभु, हमारी संसद संप्रभु है और यूके की संसद सर्वोच्च है। इसका अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संसद संप्रभु है। अब संप्रभु का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जब कोई भी निकाय संस्था अपने नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है, उसे संप्रभु कहते हैं, स्वतंत्र है, और इसके साथ साथ कोई बाहरी हस्तक्षेप उसके अंदर नहीं है, उसके कार्यों में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, तो उसको कहते हैं संप्रभु या संप्रभुता, सॉवरेन। तो हमारी संसद अपने संवैधानिक दायरे में रहकर नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी निकाय का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए हमारी संसद संप्रभु है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। संप्रभुता समझ में आई। अब लेसन शुरू करेंगे। संसद या संघीय विधायिका। संसद, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? संसद। संसद, आर्टिकल 79 में कहा गया है संघीय सरकार के लिए एक संसद होगी, एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, सदनों से मिलकर बनेगी। तो आर्टिकल 79 क्या कहता है? संघीय सरकार के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि संसद में कौन कौन शामिल है। संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हैं। तो इस खाली संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता है, संसद में राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो आर्टिकल 79 समझ में आया। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है। संसद का किस प्रकार से वर्णन किया गया है कि संघीय सरकार के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसको समझते हैं। आर्टिकल 79। नेक्स्ट है आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80।
अनुच्छेद 80 राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 80 बताता है राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो राज्यसभा की चर्चा हमें किस में मिलती है, किस में मिलती है, आर्टिकल 80 में। सबसे पहले तो आपको एग्जाम में आपसे राज्यसभा के जो वेरियस नाम हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि राज्यसभा को और क्या क्या कहा जा सकता है, या आपको दूसरे नाम दे देगा और पूछ लेगा कि किससे संबंधित है। तो पहले तो राज्यसभा को उच्च सदन, वृद्धों का सदन, आई होप ये विजिबल है, ठीक है, उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन, वृद्धों का सदन, अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसके जो मेंबर हैं, ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उनका निर्वाचन प्रत्यक्षतः ऐसे नहीं किया जाता जैसे लोकसभा का किया जाता है। उनका निर्वाचन, ठीक है, एमएलए द्वारा यानी विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, एमएलए द्वारा किया जाता है। इसीलिए इनको अप्रत्यक्ष सदन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्षतः जनता द्वारा नहीं किया जाता, जनता के बिहाफ पे एमएलए द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद स्थायी सदन। स्थायी सदन, स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। भंग होने का मतलब यह है कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका एक बार निर्वाचन हो जाए और उनका पद एक साथ समाप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है जैसे कि लोकसभा में होता है। ये मैं आपको अभी जब डिटेलिंग कराऊंगी तो अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पर इतना समझिए, एक स्थायी सदन है क्योंकि इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन और कार्यकाल एक साथ ना तो समाप्त होता है ना शुरू होता है, इसीलिए ये स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद, है ना, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और 1/3 सदस्य ही उनका कार्यकाल समाप्त होता है, इसीलिए ये स्थायी सदन है। इसलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट इसीलिए क्योंकि इसमें राज्यों के और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। स्थायी सदन, उच्च सदन, वृद्धों का सदन, अप्रत्यक्ष सदन, शिक्षितों का सदन भी बोला जाता है। इसको शिक्षितों का सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को इसमें मनोनीत किया जाता है, इसीलिए इसको शिक्षितों का सदन भी बोला जाता है। अब एक नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर, यूके में राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। और यूएस में इसको सीनेट बोला जाता है, सीनेट बोला जाता है। सीनेट यानी कि यूएस में इसको सीनेट बोला जाता है, यूएस में इसको सीनेट बोला जाता है और यूके में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। भारत में इसके बहुत सारे नाम हैं, उच्च सदन है, वृद्धों का सदन है, अप्रत्यक्ष, स्थायी, काउंसिल ऑफ स्टेट, शिक्षितों का सदन, ठीक है। और इसको द्वितीयक सदन भी बोला जाता है, द्वितीयक सदन या द्वितीय सदन। प्रथम सदन लोकसभा होता है और द्वितीय सदन राज्यसभा होता है। इतना समझ आया आपको? इसको नोट डाउन करेंगे। फिर इसके बाद राज्यसभा चल रहा था हमारा। राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं यानी इसके सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन की जो अहिर्ताएं हैं या योग्यताएं हैं वो क्या है? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारतीय नागरिक, भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, ठीक है। पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। और इसके बाद लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी भी मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता। इसके अलावा जो भी पद हैं, सरकारी नौकरी है, वो लाभ का पद है, ये नहीं होना चाहिए।
ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए एक सदस्य के अंदर जब वो राज्यसभा का सदस्य बनता है। ठीक, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक, ये सब आर्टिकल 80 के अंदर ही दिया गया है। इसके बाद जैसे किसी सदन का अध्यक्ष होता है जो उनकी कार्यवाही का संचालन करता है, इसी प्रकार राज्यसभा का भी अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का भी, या पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, इन सब का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, संसद के सदस्य यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इनकी 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 1/3 सदस्य यानी 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अब मैं आपको बता रही थी कि जैसे किसी भी सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, इसी तरह राज्यसभा में भी अध्यक्ष होते हैं जिनको सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 याद करिए, आर्टिकल 64 में मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। किसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 64 में। तो सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और उपसभापति भी होते हैं। उपसभापति जो इनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ये उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के बारे में ओवरव्यू इतना ही था। ठीक है, सदस्यों के लिए योग्यताएं मैंने आपको बताई। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। सभापति और उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। सभापति आर्टिकल 64 में कहा गया है, राष्ट्रपति उपसभापति होंगे, सभापति होंगे राज्यसभा के, और उपसभापति भी होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा में इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेलिंग आपको PDF से कराऊंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 81। 79 में हमने संसद पढ़ा। ठीक है, 80 में मैंने आपको राज्यसभा के बारे में बताया। अब 81 में लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, लोकसभा किस में वर्णन है? आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है, जिसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? निम्न सदन। निम्न सदन। ठीक है, युवाओं का सदन, इसको प्रत्यक्ष सदन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष सदन भी बोला जाता है। ठीक है, प्रथम सदन। द्वितीय सदन राज्यसभा को बोला जाता है। प्रथम सदन कौन होता है? लोकसभा। अस्थायी, जैसे वो स्थायी सदन है, क्योंकि उसके सदस्यों का एक साथ निर्वाचन और कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, इसीलिए ये अस्थायी है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, और आम चुनावों के बाद दोबारा नई लोकसभा का गठन होता है। ठीक, यूके में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। और यूएस में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। ये भी कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन कहाँ बोला जाता है? यूके में, और यूएस में इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। लोकसभा निम्न सदन है, युवाओं का सदन है, प्रत्यक्ष सदन है, प्रथम सदन है, अस्थायी सदन है। इसको चर्चित सभा भी बोलते हैं, चर्चित सभा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाती है वो मुख्यतः किसमें की जाती है? लोकसभा में। महत्वपूर्ण सदन है, इसकी शक्तियां भी ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको चर्चित सभा भी बोला जाता है। और लोकप्रिय सदन, बहुत सारे नाम हैं। लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, किसको बोला जाता है? लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, चर्चित सभा, सब लोकसभा को बोला जाता है। ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने, कभी एग्जाम में ये ना पूछ के आपसे ये पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ अब देखेंगे कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला तो भारत का नागरिक हो। ठीक है। भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 25 वर्ष है। उसमें राज्यसभा में 30 वर्ष था, इसमें 25 वर्ष है। ठीक है। सेम ऐसे ही पागल या दिवालिया ना हो, और लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। यही सेम चीज़ उसमें थी, लेकिन यहाँ पर 25 वर्ष है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की सदस्यता पाने के लिए 25 वर्ष की आयु का क्राइटेरिया रखा गया है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का रखा गया है। ठीक है। अब इसका चुनाव कैसे किया जाता है? चुनाव आम चुनावों द्वारा लोकसभा का गठन होता है, आम चुनावों द्वारा लोकसभा का गठन किया जाता है। ठीक है। लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, यानी सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा प्रत्येक 18 वर्ष और 18 वर्ष से आयु के जितने भी लोग हैं वो वोट डालते हैं और लोकसभा का गठन करते हैं। ठीक है। चुनाव, अब ये इसके मेंबर की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 550। लोकसभा के सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 550। ये राज्यसभा वाले में रह गया था, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। 550, जिसमें से स्टेट यानी कि जो राज्यों से चुने जाएंगे वो कितने होने चाहिए? 530। 530 प्रतिनिधि राज्य द्वारा चुने जाते हैं और 20 प्रतिनिधि यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो ध्यान रखना है, 530 लोग स्टेट से चुने जाते हैं, राज्यों से चुने जाएंगे, और 20 लोग केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। इससे पहले ये संख्या 552 थी। ठीक है। 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, लेकिन उनका प्रावधान अब हटा दिया गया है, इसलिए अब संख्या 550 है, जिसमें कि 30 राज्यों से चुने जाएंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। वर्तमान में 545 सदस्य हैं। वर्तमान प्रेजेंट में 545 सदस्य हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, इसी तरह लोकसभा के भी अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के जो प्रधान होते हैं, हेड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सभापति और उपसभापति। लोकसभा के लिए क्या कहा जाता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जब अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं या कार्यवाही का संचालन करते हैं। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के लोगों द्वारा ही की जाती है, यानी लोकसभा के सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष को बनाया जाता है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का सदस्य भी होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, लोकसभा के सदस्य भी होते हैं। ये ओवरव्यू था लोकसभा के बारे में, ये ओवरव्यू था लोकसभा के बारे में। और लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में इसके सदस्यों की संख्या यहाँ पर रह गई। राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो होनी चाहिए इनके सदस्यों की वो 250 होनी चाहिए, 250 होनी चाहिए, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य विज्ञान, ठीक है, इनसे चुने जाते हैं। कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा कौन कौन से हैं? क्राइटेरिया ये ध्यान रखना, पीछे पूछा गया है। कला
जो 12 सदस्य मनोनीत की जाते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से चुने जाते हैं। इससे पहले, ठीक है, जब सचिन तेंदुलकर को चुना गया था, राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर को किस स्ट्रीम से, यानी किस इन क्षेत्रों में से किसके लिए उनको चुना गया है। तो उसमें एक ऑप्शन खेल भी दिया गया था, लेकिन खेल उसमें था नहीं। असल में कौन कौन से 4 क्राइटेरिया हैं, कौन से क्षेत्र से चुना जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, उनको समाज सेवा से चुना गया था। तो 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाते हैं। कुल 250 है और वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। इसके साथ आपका संसद का ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। ठीक, संसद का ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया हमने संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और ये जो वर्ड है संसद यानी पार्लियामेंट, ये एक फ्रांस शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। ये शब्द कहाँ से लिया है? फ्रांस से। ये फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। आज हमने शुरू करा है संसद, संघीय विधायिका यानी संसद, द यूनियन लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट। ठीक, ये वाला लेक्चर हमने शुरू किया है। ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, मैं आपको पीडीएफ से समझा देती हूँ। ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ संघीय विधायिका है। पहला आधार स्तंभ मैंने आपको बताया था कार्यपालिका। संघीय सरकार का पहला आधार स्तंभ कार्यपालिका है, दूसरा विधायिका है। ठीक है, विधायिका यानी संसद है। इसका उपबंध संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 में अनुच्छेद 69 से 122 यानी कि 79, अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत किया गया है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग का मतलब है जो विधि बनाने का काम करती है। विधायी अंग का मतलब है जो विधि बनाने का काम जिसमें किया जाएगा। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग है कौन? संसद। संसदीय प्रणाली जिसे सरकार की वेस्टमिनिस्टर मंडल भी कहते हैं, मॉडल, वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हमने इसको ब्रिटेन से लिया है, वेस्ट से लिया है, यानी पश्चिम से लिया है, यूरोप से लिया है इसको, इसलिए इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। आई होप ये पीडीएफ आपको क्लियर है, ये पेज क्लियर है। ठीक है, भाग 5 में है, अध्याय 2 में है। वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में पीछे पूछा गया। और वेस्टमिनिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने इसको यूके से लिया है, पश्चिम से लिया है। पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्ट। ठीक है, अनुच्छेद 79 से हमारी संसद शुरू होती है। अनुच्छेद 79 से संसद शुरू होती है। संघ के लिए एक संसद होगी। 79 में क्या क्या कहा गया है? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट और जो वेरियस अलग से अलग नाम है वो मैंने आपको नोट करा दिए हैं। राज्यसभा और लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल होंगे। ठीक है, ये नोट करके मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको ध्यान से देखो। ब्रिटिश संविधान के समान भारतीय संविधान द्वारा राज्य के संवैधानिक प्रमुख, यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था की बात हो रही है जो मैंने आपको भी समझाई है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन में, ब्रिटेन की तरह। ठीक है, ब्रिटेन के समान हमने संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया है। इसीलिए संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं। कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, संसद के अंग पूछता है तो अंग 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के सदन पूछता है तो सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन होते हैं और अंग 3 हैं। ठीक, इस चीज को आपको क्लियर रखना है और ध्यान रखना है। (1935) के भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसंसदात्मक शासन व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। यानी कि आज की जो वर्तमान हम स्थापन व्यवस्था देखते हैं, 2 सदन हम देखते हैं, वो कब से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि हमने कहाँ से आज की व्यवस्था जो हम देखते हैं 2 सदन, वो कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से की स्थापना की गई थी। और इसे द्विसंसदात्मक व्यवस्थापिका को संविधान द्वारा संसद का नाम दिया गया, पार्लियामेंट। अतः संसद के 3 अंग हैं,
राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान है, लोकसभा जिसको प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, चर्चित सभा भी कहा जाता है, और बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए। ऐसी राज्यसभा, द्वितीय सदन, उच्च सदन, वृद्धों का सदन, ठीक है, ये मैंने आपको अभी कराया है ये तीनों। इसके बाद राज्यसभा को डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी आपको, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। अब संसद हमने कंप्लीट किया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, पहला पिलर है राज्यसभा, संसद के पहला सदन, उच्च सदन, राज्यसभा, उसको हम कल को डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको ओवरव्यू इस वीडियो में बताया, इसके बाद अगली वीडियो में इसको डिटेलिंग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल संसद का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, उसको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं, और सभी लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।